नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। India Legal presents Courts Roundup. तो करते हैं कोर्ट से जुड़ी खबरों की शुरुआत। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग पैनल द्वारा की गई स्कूल शिक्षक भर्ती रद्द कर दी है। हाई कोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द कर दिया है और लगभग 24,000 नौकरियां हाई कोर्ट ने रद्द कर दी हैं। इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए की घूस लेने का आरोप है। भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कई तृणमूल पदाधिकारियों के साथ ही राज्य शिक्षा विभाग के कई अधिकारी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद ईडी और सीबीआई दोनों कथित अनियमितताओं की जांच कर रही हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कक्षा 9 से 12 तक के लिए एसएससी शिक्षकों की भर्ती के लिए 2016 की नौकरी पैनल रद्द कर दिया है। न्यायालय ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग या WBSCC द्वारा गठित पैनल यह पाते हुए रद्द कर दिया कि कैश फॉर जॉब घोटाले के परिणाम स्वरूप भर्ती अवैध रूप से हुई थी। जस्टिस देबांशु बसाक और जस्टिस सब्बीर रशीदी की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया, जिससे लगभग 24,000 नौकरियां प्रभावित हुईं। बेंच ने आगे निर्देश दिया कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य घोषित किया गया, उन्हें भर्ती होने के बाद से अर्जित वेतन वापस करना होगा। ये टिप्पणियां तब आई जब पीठ ने कैश फॉर जॉब बहुस्तरीय भर्ती घोटाले में चल रही कार्यवाही में 2016 की भर्ती परीक्षा की OMR शीट के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया। पुनर्मूल्यांकन के दौरान पाया गया कि पैनल में भर्ती किए गए शिक्षकों की भर्ती अवैध रूप से की गई, क्योंकि उन्हें खाली OMR शीट पर भर्ती किया गया। कोर्ट ने इस तरह से भर्ती किए गए लोगों को आदेश दिया कि वो अपने द्वारा प्राप्त वेतन को तुरंत क्षेत्राधिकारी वाले मजिस्ट्रेट को सौंप दें। 2016 में WBSSC परीक्षा के माध्यम से हुई सभी शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती रद्द कर दी और आयोग को नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करके पैनल फिर से तैयार करने का निर्देश दिया। सीबीआई को भी मामले की जांच करने और अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे, उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर स्थान मिला है। इतना ही नहीं, कुछ शिकायतें ऐसी भी थी जिसमें कहा गया था कि कुछ उम्मीदवारों का मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि कुछ ऐसे भी उम्मीदवारों को नौकरी दी गई जिन्होंने TET परीक्षा भी पास नहीं की थी, जबकि राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए TET की परीक्षा पास होना अनिवार्य है। इसी तरह से राज्य में 2016 में SSC द्वारा ग्रुप D की 13,000 भर्ती के मामले में शिकायत मिली थी। हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद ईडी ने शिक्षक भर्ती और कर्मचारियों की भर्ती के मामले में मनी ट्रेल की जांच शुरू की थी। सीबीआई ने इस मामले में 18 मई को पार्थ चटर्जी से पूछताछ भी की थी। ईडी ने इस मामले में इस साल मई में जांच शुरू की थी। ईडी ने 22 जुलाई 2022 को पार्थ चटर्जी के ठिकानों समेत 14 जगह पर छापेमारी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट।
और उधर उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्षीय कथित दुष्कर्म पीड़िता को उसकी लगभग 28 सप्ताह की गर्भावस्था का चिकित्सीय गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। शीर्ष अदालत ने अस्पताल द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट को ध्यान में रखकर आदेश दिया। रिपोर्ट में नाबालिग की चिकित्सीय समाप्ति की राय दी गई थी और कहा गया था कि गर्भावस्था जारी रहने से नाबालिग के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्षीय एक दुष्कर्म पीड़िता को 30 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत दे दी है। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट के लड़की को गर्भ गिराने की मंजूरी न देने के फैसले को भी पलट दिया। कोर्ट ने डॉक्टरों के एक्सपर्ट पैनल को पीड़िता की प्रेगनेंसी को खत्म करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के सायन स्थित लोकमान्य तिलक महानगर पालिका सर्वसाधारण रुग्णालय एवं वैद्यकीय महाविद्यालय के डीन को निर्देश दिया कि वह नाबालिग के गर्भपात के लिए चिकित्सकों के दल का तत्काल गठन करे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त करने की ऊपरी सीमा विवाहित महिलाओं के साथ साथ विशेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए 24 सप्ताह रखी गई है। इसमें बलात्कार पीड़िताओं और कुछ अन्य महिलाओं जैसे कि विकलांग और नाबालिग को शामिल किया गया है। खंडपीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि जिस मेडिकल बोर्ड ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता की ताज़ा जांच की, उसने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रेगनेंसी जारी रखने से नाबालिग की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। संघ का प्रतिनिधित्व करने वाली एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने अदालत की सहायता की। नाबालिग की मां द्वारा दायर याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट के 4 अप्रैल 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें टर्मिनेशन की राहत देने से इनकार कर दिया गया था। इससे पहले शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्षीय कथित दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल जांच का आदेश दिया था। मामले में नाबालिग की मां ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें गर्भावस्था को काफी समय हो जाने के कारण गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने शुक्रवार को ही पीड़िता की ओर से तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग को लेकर भेजे गए एक ईमेल पर गौर किया, जिसके बाद मामले की तत्काल सुनवाई के लिए शाम करीब 4:30 बजे कार्यवाही शुरू हुई। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुई। पीठ ने मुंबई के सायन अस्पताल से पीड़ित की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें छात्रों को स्कूल के तुरंत बाद 3 वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने शुरुआत में कहा कि वह इस विचार से सहमत नहीं है कि स्कूली छात्रों को कानूनी पेशे में प्रवेश करने से पहले केवल 3 साल का कानूनी अध्ययन करने की आवश्यकता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने आज सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, 3 साल का कोर्स ही क्यों, हाई स्कूल के बाद ही प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो 5 साल कानूनी पढ़ाई के भी कम है। हमारे लिए यह 3 साल के लिए बीए था और फिर कानून। हमें इस पेशे में आने वाले परिपक्व लोगों की जरूरत है। यह 5 साल का कोर्स बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। न्यायालय ने अंततः याचिकाकर्ता को जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। वर्तमान में स्कूल के तुरंत बाद उपलब्ध कानून पाठ्यक्रमों की अवधि 5 साल 5 वर्षीय बीए, बीकॉम, बीबीए, एलएलबी है। बैचलर प्रोग्राम में ग्रेजुएशन के बाद कोई 3 साल का एलएलबी कर सकता है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी नेता और अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने अपनी जनहित याचिका में हाई स्कूल के तुरंत बाद 3 वर्षीय एलएलबी की अनुमति देने की इस दौरान
व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने के लिए केंद्र सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश देने की मांग की थी। उपाध्याय ने तर्क दिया कि 5 साल का पाठ्यक्रम महंगे कॉलेज के इशारे पर है। उन्होंने यह भी बताया कि सिविल सेवक अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद अपना करियर शुरू कर सकते हैं। उनकी याचिका में दूसरी प्रार्थना यह थी कि केंद्र सरकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कानूनी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। जनहित याचिका अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर की गई थी। आज की सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह उपाध्याय की ओर से पेश हुए और कहा कि छात्रों को स्कूल के बाद 3 साल का कानून पाठ्यक्रम करने की अनुमति देने से छात्राओं के साथ साथ खराब आर्थिक स्थिति से आने वाले लोगों को भी मदद मिल सकती है। उधर सीजेआई चंद्रचूड़ अपराध के न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत के प्रगतिशील मार्ग पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि नए कानून तब सफल होंगे जब हम इसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि नए लागू कानूनों ने आपराधिक न्याय पर भारत के कानूनी ढांचे को एक नए युग में बदल दिया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने नई आपराधिक संहिताओं के तहत त्वरित सुनवाई के लक्ष्य को साकार करने के लिए अदालतों को पर्याप्त भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने का आह्वान किया। आइए लीगल रिपोर्टर से हम यहां समझते हैं कि नए आपराधिक कानून में केस की सुनवाई की क्या कुछ टाइमलाइन है। तो भारतीय न्याय संहिता, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 नए क्रिमिनल लॉ एक्ट्स हैं जो द इंडियन पीनल कोड 1860, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करेंगे इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में चार्जशीट फाइल करने के लिए 90 दिन की टाइम लिमिट, आरोप तय करने की 60 दिन की टाइम लिमिट और हियरिंग खत्म होने के बाद जजमेंट सुनाने के लिए 30 दिन का प्रस्ताव है। ये बिल अभी डायरेक्ट जुडिशरी पर बोझ को कम करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें 3 साल तक की पनिशमेंट वाले ऑफेंसेस के लिए समरी ट्रायल्स की परमिशन दी है। इंटायर ट्रायल इंक्लूडिंग रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड क्रॉस एग्जामिनेशन वर्चुअल तरीके से किया जा सकता है। प्रपोज लॉ फैसले सुनाने पर एक सीमा लगाता है। ऐसे मुकदमों में जहां अपराधी या फ्यूजिटिव्स फेल टू जॉइन द ट्रायल, वहां अदालत उसी तरह और उसी इफेक्ट से ट्रायल को आगे बढ़ाएगी जैसे वो प्रेजेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या NCDRC के आदेश के खिलाफ यशराज फिल्म्स द्वारा दायर अपील की अनुमति दी, जिसने 2016 की शाहरुख खान स्टारर फिल्म फैन में एक गाना शामिल नहीं करने के लिए YRF पर जुर्माना लगाया था। गाने को फिल्म के प्रोमो टीजर में दिखाया गया था। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने फैसला सुनाया। जस्टिस नरसिम्हा ने मौखिक रूप से फैसला सुनाते हुए कहा कि खंडपीठ ने इस सवाल का जवाब दे दिया कि क्या किसी फिल्म की रिलीज से पहले प्रसारित किया जाने वाला प्रोमो या टीजर संविदात्मक बाध्यता पैदा करेगा और क्या यह फिल्म में प्रचार ट्रेलर की सामग्री दिखाने के लिए अनुचित व्यापार व्यवहार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अपील पर फैसला करते समय आया, जिसमें NCDRC के फैसले को चुनौती दी गई। उक्त चुनौती में शिकायतकर्ता आफरीन फातिमा जैदी को मुआवजे के रूप में 10,000 रुपए का भुगतान करने के राज्य आयोग के 2017 के निर्देश की पुष्टि की गई। साथ ही मुकदमेबाजी का खर्च 5,000 रुपए होगा। हालांकि अदालत ने 2021 में NDCRC
आरसी के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, लेकिन अन्य मुद्दों को खुला छोड़ दिया। आफरीन फातिमा जैदी ने अपीलकर्ताओं यशराज फिल्म्स के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की, जिसमें शिकायत की गई कि फिल्म फैन के प्रोमो और ट्रेलर में दिखाए गए गाने जबरा फैन के कारण उनके साथ धोखाधड़ी की गई। गाने को फिल्म में नहीं दिखाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने कहा कि जिस शाम उनके बच्चे फिल्म देखने गए तो उन्होंने खाना खाने से परहेज किया, क्योंकि फिल्म में गाना न होने से वो निराश थे। इससे उनके अम्लता के स्तर में वृद्धि हुई और बाद में अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अपीलकर्ता YRF ने तर्क दिया कि NDCRC का आदेश अनुच्छेद 19 खंड 1 उपधारा G के अनुसार उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन पर अन्यायपूर्ण शर्तें लगाता है। उधर सूखा राहत कोष के लिए भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक सरकार द्वारा दायर मामले में अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि चुनाव आयोग ने इस मुद्दे से निपटने के लिए केंद्र को मंजूरी दे दी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ के समक्ष मामला था, जिसने पिछली तारीख पर AG और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश प्राप्त करने का समय दिया था। शुरुआत में अदालत को सूचित किया कि अब बहस की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछली सुनवाई के अनुसार केंद्र सरकार ने मामले से निपटने के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी मांगी थी और उसे मंजूरी दे दी गई। उन्होंने कहा कि आवश्यक कार्रवाई शीघ्रता से की जाएगी। कर्नाटक की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने AG द्वारा दिखाए गए विश्वास के आलोक में कोई मुद्दा नहीं उठाया। सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई। विशेष रूप से पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस गवई ने टिप्पणी की कि जहां संघीय ढांचे पर बहस हो रही है, वहां चीजें सौहार्दपूर्ण ढंग से की जानी चाहिए। संक्षेप में कर्नाटक राज्य ने रिट याचिका दायर कर आरोप लगाया कि केंद्र आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और सूखा प्रबंधन मैनुअल के तहत सूखा प्रबंधन के लिए उसे वित्तीय सहायता देने से इनकार कर रहा है। इसमें तर्क दिया गया कि केंद्र की कार्रवाइयां संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत कर्नाटक के लोगों के मौलिक अधिकारों के साथ साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की वैधानिक योजना सूखा प्रबंधन के लिए मैनुअल और संविधान और प्रशासन पर दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती हैं। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि की राज्य की शिकायत को यह कहकर उजागर किया गया कि कानून के तहत केंद्र सरकार को अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम की प्राप्ति के 1 महीने के भीतर NDRF से राज्य को सहायता पर अंतिम निर्णय लेना आवश्यक है। हालांकि वह अवधि दिसंबर 2023 में समाप्त हो गई थी। उधर दिल्ली की शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को कोर्ट से झटका लगा है। केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेडिकल कंसल्टेशन के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी। अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के CM केजरीवाल को जेल में इंसुलिन नहीं देने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा कि केजरीवाल की सेहत से जेल में खिलवाड़ हो रहा है। उधर बीजेपी नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए आम आदमी पार्टी के नेता लगातार झूठ बोल रहे हैं। उन्हें लोगों के सामने झूठ बोलना बंद करना चाहिए। वहीं तिहाड़ प्रशासन ने केजरीवाल की सेहत को लेकर LG को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें कहा गया है कि गिरफ्तारी से कई महीने पहले केजरीवाल ने इंसुलिन लेना बंद कर दिया था। तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को परामर्श प्रदान किया। दरअसल जेल प्रशासन ने
आप नेता सौरभ भारद्वाज के आरोप का जवाब दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल में कोई मधुमेह विशेषज्ञ नहीं है। इस दौरान पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक जेल अधिकारी का कहना है कि 40 मिनट की डिटेल एडवाइस के बाद केजरीवाल को आश्वासन दिया गया कि कोई गंभीर चिंता वाली बात नहीं है। उन्हें दी गई दवाएं आगे भी खाने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ नियमित रूप से मूल्यांकन और समीक्षा की जाती रहेगी। राउजान एवेन्यू कोर्ट ने तिहाड़ जेल अथॉरिटी को एम्स के पैनल की मेडिकल रिपोर्ट आने तक उन्हें घर का बना खाना दिया जाता रहेगा। साथ ही तिहाड़ जेल अथॉरिटी रोज केजरीवाल के स्वास्थ्य से जुड़ी रिपोर्ट कार्ड में इस दौरान उनकी जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश करेगी। आज कोर्ट ने डिसीजन दिया है। कोर्ट ने अभी के लिए एज ऑफ नाउ जो वीडियो कंसल्टेशन की बात थी उनके अपने प्राइवेट डॉक्टर से, उसको अभी उन्होंने डिसअलाउ किया है, डिक्लाइन किया है। साथ ही साथ जहां तक इंसुलिन को लेकर जहां तक सवाल है उसको लेकर और उनके अन्य हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को लेकर कोर्ट ने जेल अथॉरिटीज को ये डायरेक्शन दिया है कि वो एम्स से कंसल्टेशन करके एक मेडिकल बोर्ड का गठन करेंगे। उस मेडिकल बोर्ड में सीनियर एंडोक्रोनोलॉजिस्ट जो है और डायबिटोलॉजिस्ट जो है वो होंगे और वो डिसीजन लेंगे कि क्या इंसुलिन की जरूरत है, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। और उधर दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए सभी आपराधिक मामलों में कार्यकाल पूरा होने तक या मामलों में सुनवाई पूरी होने तक असाधारण अंतरिम जमानत की मांग की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने यह नोट करने के बाद याचिकाकर्ता पर 75,000 का जुर्माना भी लगाया। याचिका बिना किसी आधार के दायर की गई थी और याचिकाकर्ता के पास ऐसी जनहित याचिका दायर करने के लिए अधिकृत करने के लिए केजरीवाल द्वारा निष्पादित कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं थी। कोर्ट ने कहा, इस अदालत का विचार है कि याचिकाकर्ता का लोगों का संरक्षण होने का दावा किसी भी आधार से रहित है। याचिकाकर्ता के पास केजरीवाल के लिए कोई व्यक्तिगत बॉन्ड प्रस्तुत करने के लिए वकील की कोई शक्ति नहीं है। वर्तमान मामले में केजरीवाल के पास मामला और कार्यवाही दायर करने के साधन हैं जो उन्होंने इस अदालत के साथ साथ शीर्ष अदालत के समक्ष भी किया है। परिणाम स्वरूप इस न्यायालय का मानना है कि अधिकार क्षेत्र की अवधारणा में किसी छूट की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि केजरीवाल अदालत के आदेश के तहत न्यायिक हिरासत में जेल में है और इसके खिलाफ जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि पहले दायर की गई इसी तरह की याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया था और आखिरी ऐसी याचिका को 50,000 के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया गया था। गौरतलब है कि केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने भी याचिका का विरोध किया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और दिल्ली के लोगों के कल्याण के बारे में चिंतित थे क्योंकि उनके पास सरकार का कोई निर्वाचित प्रमुख नहीं था। हालांकि न्यायालय ने कहा कि इस तरह की दलील पहले भी इसी तरह की याचिकाओं में दी गई है। खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, इस दलील के संबंध में कि केजरीवाल को कैद करने से सरकार के कामकाज में बाधा उत्पन्न हुई है, इस मामले पर पहले भी इस अदालत में विचार किया जा चुका है। याचिकाकर्ता ने बी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से याचिका दायर करते हुए तर्क दिया कि वह अपने नाम का उपयोग नहीं कर रहा है क्योंकि वह कोई प्रचार नहीं चाहता है। दलील दी गई कि वह दिल्ली के निवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
याचिका में दलील दी गई कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर झूठी खबरें प्रसारित करके अरविंद केजरीवाल की प्रतिष्ठा को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली सरकार का पूरा कामकाज ठप हो गया है। कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.